नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम मध्यकाल। मध्यकाल में आज हम बात करेंगे जल के संवर्धन की। मध्य प्रदेश में 19 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा जल गंगा संवर्धन अभियान जन भागीदारी से एक व्यापक जन आंदोलन बन गया है, जिसके माध्यम से नदियों, तालाबों और बावड़ियों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। 5,25,000 से ज्यादा नागरिकों और 2 लाख से ज्यादा जलदूतों की सक्रिय सहभागिता से 40,000 से ज्यादा खेत, तालाब और करीब 22,000 जल संरचनाएं पुनर्जीवित हो गई हैं। सरकार की पहल और जनता की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचा दिया है। राज्य सरकार के इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण, पुनर्जीवन और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ सरकारी अमला ही नहीं, बल्कि आम नागरिक, सामाजिक संगठन, पंचायतें और युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया कि हम सभी इस अभियान से जुड़े और नदियों, तालाबों और जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने में सहभागी बने। कुछ समय में ही जल संरक्षण के कार्यों से मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है, जहां प्रशासनिक अमला लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। जल संरचनाओं के निर्माण और मरम्मत के साथ साथ लोगों को जल बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक बन गया है। जल गंगा संवर्धन अभियान अब सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनता के सहयोग से एक मजबूत जन आंदोलन बन चुका है, जो प्रदेश के जल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। यदि यही जनभागीदारी रही तो मध्य प्रदेश आने वाले समय में जल प्रबंधन के मॉडल राज्य के रूप में उभर सकता है। अब आपको कुछ प्रमुख उपलब्धियां बताते हैं। संरचनाओं का पुनर्जीवन, 59,577 कूप रिचार्ज संरचनाएं और 21,950 से ज्यादा जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार हो रहा है। खेत तालाब की अगर बात करें तो 39,977 नए खेत तालाबों का निर्माण हुआ है। जल मंदिरों की अगर बात करें तो प्याऊ के तौर पर 2,000 से ज्यादा जल मंदिर स्थापित किए गए हैं। नदी संरक्षण भी हुआ है। 57,000 से ज्यादा नदियों में मिलने वाले 140 बड़े नालों को चिन्हित कर उनकी सफाई की गई है, ताकि नदियां मैली ना हो। वित्तीय और प्रशासनिक पहल भी हुई। लगभग 6,236 करोड़ की लागत से 2.44 लाख से ज्यादा कार्य किए जा रहे हैं। मनरेगा और अमृत सरोवरों के माध्यम से जल स्रोतों का कायाकल्प भी हो रहा है। और अगर राष्ट्रीय रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभियान के कारण मध्य प्रदेश जल संरक्षण में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, इसी विचारधारा के साथ सरकार काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान, सरकार इस पर विशेष फोकस कर रही है और इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि अब जल के संरक्षण को लेकर पूरे देश भर में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। और अगर इसी तरीके से पहल और जन सहयोग मिलता रहा तो ये राज्य और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी पर आज हम परिचर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा से हमारे साथ सुधींद्र मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। सुधींद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और इसी के साथ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एमपी स्टेट हेड सत्य शोभन दास हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य शोभन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत सुधींद्र जी मैं आपसे ही करूंगा। हम मध्य प्रदेश सरकार की जो पहल है उनको देखते हैं। सुधींद्र जी, मुख्यमंत्री तमाम स्टेट्स में जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, निवेश लाते हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद लगातार हम देखते हैं विरासत से विकास की तरफ भी सरकार काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता पशुओं के प्रति भी बहुत ज्यादा है। वो विलुप्त होती प्रजाति के गिद्धों को छोड़ते हैं, कछुओं को छोड़ते हैं, तो पशु प्रेम भी दिखाई देता है। लेकिन इस बार उनका फोकस पानी पर है। जल है तो कल है, इस मूल मंत्र को स्थापित करते हुए मुख्यमंत्री जो अब ये अभियान चला रहे हैं, जल गंगा संवर्धन अभियान, इसको कैसे देखते हैं? जी, इसका सबसे पहले हम सकारात्मक पहलू देखते हैं। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में विशेष करके जो भारत का हृदय प्रदेश है,
जहां से इस काम की शुरुआत होनी है वो या हुई है, वो एक वास्तविक शुरुआत मुझे ये लगती है कि हम नारों से आगे बढ़ के कुछ वास्तविक ठोस कदम की तरफ हम बढ़ गए हैं और वास्तविक जन आंदोलन के रूप में इस कार्य को देखा जा रहा है और हम्म, शुरू किया गया है। तो 5 लाख के करीब लोगों की इसमें प्रतिभागिता और 2 लाख के करीब इसमें जलदूत बनाए जाना, ये निश्चित रूप से एक वास्तविक जन आंदोलन का स्वरूप इसको देता है। तो एक ठोस कदम है। हजारों जल संरचनाएं बनी हैं, पुनर्जीवन हुआ है, खेत तालाबों का निर्माण हुआ है, तो काफी ठोस काम हो रहा है। ये सिर्फ अवेयरनेस से आगे या सिर्फ नारों से आगे हम बढ़ गए हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं भी कहने ही वाला था कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और ठोस नेतृत्व का भी का एक प्रमाण है कि उनकी विल पावर बहुत अच्छी है, उनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है कि वो पर्यावरण के लिए, जल के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। तो वो पॉलिटिकल विल पावर अच्छी होने से बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। जब प्रदेश का मुखिया ही खुद अच्छी इच्छा शक्ति का मालिक हो, तो सारे संसाधनों को, जो संसाधन वास्तव में मध्य प्रदेश के पास बहुत हैं पहले से, हम्म, उनको एकत्रित करना, उनको इंटीग्रेटेड स्वरूप देना, उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का बड़ा रोल होता है और वो इस कार्यक्रम में दिखाई दे रहा है। हम्म, एक और बात जो इसमें मुझे बहुत ही मौजूद या बहुत ही विशेष लगती है, वो है इस कार्यक्रम का मल्टी स्टेक होल्डर होना। मतलब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें ग्राम पंचायत की भागीदारी है, इसमें महिलाओं की भागीदारी है, इसमें युवाओं की भागीदारी है। ये सभी समान रूप से भागीदार हैं। गांव के जो बुजुर्ग हैं उनकी भी राय इसमें ली जा रही है। तो ये काफी अच्छा बड़ा एक स्पेक्ट्रम है जिसको इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है। बहुत इंक्लूसिव ये प्रोग्राम है और इसीलिए ये किसी एक तकनीक के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि ये सामाजिक समरसता के लिए, सामाजिक भागीदारी के लिए भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छा आगे सिद्ध हो सकता है। ठीक है। दूसरा इसमें एक और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है और जिसका मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं शुरू से, वो है थिंक ग्लोबल बट एक्ट लोकल। तो जो लोकल एक्शन है इसमें, स्थानीय सिद्धांत जो इसमें है कि भाई खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में, ये हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये केवल नारे से आगे आके और लोकल लेवल पे इसको 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 परिभाषित करना, लोकल लेवल पे इसको क्रियान्वित करना, ये इस कार्यक्रम में हो रहा है कि हम खेत का पानी हमारे खेत में रोक रहे हैं, गांव का पानी गांव में रोक रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की बहुत सारी खूबियां हैं। जी ठीक है सुदीन जी, लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, पेयजल सुरक्षा के नोडल अधिकारी आप रहे हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को समझा पाएंगे। सरकार जो प्रयास कर रही है वो तो दिखाई दे रहे हैं और जन सहभागिता जिस तरीके से इस अभियान को मिल रही है वो भी समझ में आती है कि लोग जागरूक हो रहे हैं कि नदियों में कचरा नहीं फेंकना है। नदियों को साफ करने के लिए जो जन सहभागिता की जरूरत होती है, सामाजिक संगठनों की जरूरत पड़ती है, सरकार प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इसके अलावा जो आम नागरिक हैं उनमें भी जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? क्योंकि उन्हें यह बात तो समझ में आ गई है कि नदी में कचरा नहीं फेंकना है, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाएगा कि गली मोहल्ले में जो पाइप से पानी बह रहा है उसमें भी नल लगाकर या कुछ व्यवस्था कर कर उस पानी को रोकना भी उनकी प्राथमिकता है, दायित्व है उनका। जी, उन्हें उन्हें मैं मुझे ये लगता है, जो मेरा अनुभव रहा है पेयजल सुरक्षा का और जिस तरह से हम लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे जोर देके एक हमारा प्रोग्राम ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी का चलाया, और उसमें मुझे ये समझ में आया कि ये जागरूकता की बढ़ाने की जरूरत सरकार को नहीं है। गाँव में जागरूकता बहुत अच्छे से पहले से है, अपने जल स्रोतों के प्रति लोग जागरूक भी हैं और उनको संरक्षण के प्रति उनका ध्यान भी है। वे चिंता भी करते हैं जल स्रोतों की। समस्या ये है कि अभी पिछले कुछ वर्षों में गाँव और शहरों के जो बीच का अंतर है वो कम होता जा रहा है। ठीक। और बहुत सारे गांव इस तरह के हो गए हैं जहाँ पे की जो नई पीढ़ी है वो प्रकृति से उतनी ज्यादा जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल जनरेशन है और शहरों से काफी सारी चीजें उनकी इंपोर्ट होने लग गई हैं, तो प्रकृति से जुड़ाव उनका कम हुआ है। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो नई पीढ़ी है उसको फिर से इस कार्य में जोड़ना, उनको प्रकृति के बारे में समझाना, खासतौर पे वो पीढ़ी जो लगभग अभी 20 से 40 साल के बीच की है, जिसको एकदम से मोबाइल क्रांति का फायदा मिला है, जो शहरों में जाके नौकरी करने लग गए हैं या गांव से शहरों में नौकरी करते हैं, उनका जरूर ये रहा है कि प्रकृति से उनका जुड़ाव खत्म हो गया। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनका प्रकृति से जुड़ाव बना हुआ है और उन्हीं का लगता है हमको टारगेट करना चाहिए, उनको हमको टारगेट करना पड़ेगा कि वे अपने अनुभव
का अपने अपने जुड़ाव का फायदा गांव को दें और सरकार को भी उनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल नेतृत्व उभर रहा है गांव से, अब जो राजनीतिक नेतृत्व उभर रहा है वो भी इसी पीढ़ी का उभर रहा है, 20 से 40 साल के जो अब नए सरपंच बन रहे हैं, नए पंच बन रहे हैं, तो उन लोगों का भी जुड़ाव प्रकृति से उतना अच्छा अब नहीं है। तो निश्चित रूप से इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है प्रकृति को कि हम उन प्राकृतिक संसाधनों को उतना रेस्पेक्ट अब नहीं दे पा रहे हैं जितना हमारी पुरानी पीढ़ी है, मतलब मेरी पीढ़ी ने जो दिया है वो आगे आने वाली पीढ़ी शायद उतना नहीं दे पा रही। तो एक कारण तो ये सामाजिक कारण है, दूसरा राजनीतिक जो बदलाव हो रहे हैं जिसमें राजनीति जो है वो अब प्राकृतिक संसाधनों से आगे बढ़ के और दूसरे मुद्दों पे चली गई है, क्योंकि हम लोग स्पून फीडिंग के शिकार या स्पून फीडिंग के आदी हो गए हैं। तो इस वजह से हमको ये लगता है कि विकास ही एकमात्र रास्ता है जिसमें हम अपने संसाधनों से अपनी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों का संरक्षण करना, उनको सस्टेनेबल बनाना, इस पे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जो मेरे ख्याल से मोहन यादव जी अपने 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 राजनीतिक कैडर के माध्यम से और भी अन्य दल भी इसको अपना सकते हैं कि हाँ, हमको इस दिशा में भी काम करना है। तो राजनीतिक रूप से भी हमको थोड़ा जागृत होना पड़ेगा। और जहां तक सवाल है इस कार्यक्रम के इम्पैक्ट का, तो उसको हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट इस कार्यक्रम का होने वाला है। ठीक है, मैं इस सवाल के साथ वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल सत्य शोभन जी का मैं रुख कर लेता हूं। सत्य शोभन जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जो अभियान चलाया जा रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान, इस अभियान के जरिए सरकार की बहुत ज्यादा कोशिश है कि जो जल स्रोत हैं उनको संवर्धन कैसे किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, पुनर्जीवन उन्हें कैसे दिया जाए, बारिश के पानी को कैसे संचित किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए और लोगों में जागरूकता इसको लेकर किस तरीके से बढ़े। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उनके इस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर सदी सर ने बहुत अच्छे बात बोले कि अगर राजनीतिक मानसिकता अच्छे रहे करने में तो हर काम बहुत अच्छे से हो सकता है। और ये सारा जो जिस हिसाब से ये चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, शासन का मंशा भी है और शासन में जो लोग हैं वो उसको दिल से ले रहे हैं काम करने में। तो इस हिसाब से देखें तो लोगों का जुड़ाव और जो आंकड़ा बताती है वो बहुत अच्छा बताते हैं, जो आज अभी तक का जो हमने हासिल किए हैं। बात ये होता है कि आगे चल के क्या, पहले ऐसा ना हो, मतलब खाली एक ही जगह पर हमें थोड़ा डर लगने का जरूरत है हम सारे लोग को, कि एक समय होता था कि खाली नारे चलता था, उसके साथ में ये कैंपेन चलता है। कैंपेन में बहुत अच्छा होता है, स्केल होता है, आउटरीच बहुत होता है, लेकिन ये बहुत सीमित समय के लिए होता है। ये सीमित समय नहीं होके ये दीर्घकाय कैसे होए, उसके ऊपर हमारा योजना कैसे बन रहा है। गांव गांव स्तर पे क्या समुदाय इसको कैसे ओन करेगा, या समुदाय इसको कैसे, इस चीज को क्या कमेटी बन रहा है हर गांव का या हर जल स्रोत के पास में, उसको देख रेख कौन करने वाला है। वो मैनेजमेंट कमेटी की और स्थापना करने की जरूरत है, क्योंकि कैंपेन, देखिए कैंपेन जब होता है बहुत अच्छे से होता है, इसमें जब ये लार्ज स्केल करने के लिए कैंपेन बहुत अच्छा है और अभी तक का ये आंकड़े बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। और शासन का मनसा भी बहुत अच्छा है, हम देख रहे हैं। बस मुझे एक ही जगह पर लग रहा है कि अगर हम थोड़ा उसको और थोड़ा सा डीप डाइव करके अगर उसको समुदाय स्तर पे ले जाके उसको समितियां बनाएं, या कमेटी हो, मैनेजमेंट कमेटी हो, हर तालाब का मैनेजमेंट कमेटी हो या जल स्रोत का मैनेजमेंट कमेटी हो। अगर नदियां बह रही है तो नदियों को देखने के लिए जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इस तरह का कुछ अलग अलग संगठन है। मतलब हमारे पास SRLM है, SRLM का अलग अलग क्लस्टर है, अलग अलग जगह पर कैडर है, जहाँ पैसा है पैसा के कैडर्स हैं। तो ऐसे सब लेकिन लोगों को सत्य लेके शोभन अगर जी, हम सरकार के जो प्रयास हैं पानी को बचाने को लेकर, इसके परिणाम तो दिखने लगे हैं, क्योंकि 60,000 के आसपास कूप रिचार्ज संरचनाएं बनाई गई हैं, 21,000 से ज्यादा के करीब जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार हुआ है। आंकड़े काफी ज्यादा हैं। खेत तालाबों की अगर मैं बात करूं तो 40,000 के आसपास नए खेत तालाब बना दिए गए हैं। जल मंदिर की अगर मैं बात करूं कि लोगों को पीने के पानी के लिए समस्या ना हो राह चलते, उनके लिए भी 2,000 से ज्यादा जल मंदिर बनाए गए हैं, करीब 2,500 से ज्यादा। 57 से ज्यादा नदियों में मिलने वाले 140 बड़े नालों को चिन्हित कर उनको साफ किया गया है ताकि नदियां स्वच्छ बनी रहें। ऐसे तमाम आंकड़े हैं मेरे पास, और शायद यही प्रयास हैं जो मध्य प्रदेश को जल संरक्षण में तीसरे स्थान पर ले आए हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। सफलता को मापने का, हम ये एक सफलता को मापने को एक तरीका है कि हम स्वल्प समय में क्या हम अचीव कर पाए। एक समय आएगा कि हम 2 साल 3 साल के बाद उसको कैसे देख रहे हैं। अगर थोड़ा आंकड़ा देखें, पहले जल निकाय का सेंसस हुआ था,
हमारे पास 54% जल निकाय ऐसे थे भंग थे, मतलब जो नहीं काम कर रहे थे। तो आज के दिन में हो सकता है परिणाम बहुत अच्छा है, और वो परिणाम सतत रूप में चले, उसके लिए हमको ठोस कदम लेने का जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के दिन को भी हम ना मनाए या उसमें खुशी ना मनाए, हमसे दुखी रहे कि आगे दिन में नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। आज के दिन को भी खुशी मनाए, और ये खुशी हमारे साथ निरंतर रहे, उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने का जरूरत है। ताकि उसके लिए क्या और हो सकता है, समितियां कैसे देख सकते हैं, क्या ग्राम सभा उसको काम कर सकता है, पंचायत कितने मैपिंग कर सकता है। मान लीजिए उसके पंचायत में एक पंचायत एसेट रजिस्टर हुआ करता है मध्य प्रदेश में, तो पंचायत एसेट रजिस्टर में क्या ये जल निकायों को वहां मैपिंग करके अगर वो बता पाए कि मेरे पंचायत में 100 जल निकाय था, आज का क्या स्थिति है, या 5, वो हर साल में उसको ऑडिट जैसा हो, तो ये थोड़ा सतत रूप में चलेगा, ताकि हमको इसके लिए इनिशिएट पंचायतों को दीर्घकालीन ही रूप लेना में हमको होगा थोड़ा देखना सत्य शोभन जी, क्योंकि देखिए सामाजिक संगठन आगे बढ़कर आगे आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हमारे साथ युवा जुड़ें, सामाजिक संगठन जुड़ें, पंचायतें जुड़ें, और भी तमाम जो लोग हैं जो सहयोग कर सकते हैं वो भी जुड़ें। तो कहीं ना कहीं पंचायतों को और युवाओं को भी खुद ही इनिशिएट लेना होगा। ये जल भागीदारी में, ये कार्यक्रम में सारे लोग जुड़ रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, सारे कॉलेज गोइंग भी जुड़ रहे हैं, पंचायत का पीआरआई मेंबर भी जुड़ रहे हैं। सबसे अच्छा है कि राजनीतिक पार्टी से भी जो हर दल के लोग इसमें जुड़ रहे हैं, वो अपने समाज के ही लोग हैं। आज इस दल में है वो अलग बात है, लेकिन वो दल के ऊपर उठ के भी लोग इसमें काम कर रहे हैं। मुझे बस एक ही जगह पर लग रहा है, ये पूरा कैंपेन में और अच्छे से अगर उसको थोड़ा देखें, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया आह्वान दिए हैं, उसके लिए डेडिकेटेड फंड रखें इस बार, ये सबसे अच्छी है कि अच्छे से पैसा रखें ताकि वो काम हो। और अभी तक का जो जो उसका हमको दिख रहा है रिजल्ट वो अच्छा है, लेकिन मेरा बस एक ही जगह पर वो सवाल नहीं कहेंगे, लेकिन जो डर है लगता है कि पंचायत को क्या हमको उसके लिए अलग से फंड दे रहे हैं। क्योंकि देखिए युवा और हम जैसे बाकी लोग तो अपना जो सिविक सेंस से कर रहे हैं वो चले जाएंगे, कल के दिन में ये कैंपेन खत्म होगा, वो अपने अपने काम में लग जाएंगे, कोई और कैंपेन आएगा उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन जो तालाब कुआं जो हमने सफाई किए हैं, जो नया बनाए हैं, उसको देखरेख करने वाला कौन है? तो उसका जो शासन के पद्धति में देखेंगे तो सबसे हमारा मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं आप कि सरकार कम है, से कम मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, क्योंकि दायित्व तो जो निभा तीसरी दिया गया, सरकार लेकिन है। वो दायित्व कब जी। तक निभाया जाता रहा है और उस दायित्व को निभाने के बाद उसका क्या हश्र हो रहा है, इसको लेकर मॉनिटरिंग होना चाहिए। सरकार, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंच गई है। मैं वापस से सुधींद्र जी का मैं रुख करूंगा। सुधींद्र जी, आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे कि सरकार ये जो अभियान चला रही है इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या है उसको मेजर करने के पहले जो हमारी तकनीकी रूप से जो हम तकनीकी लोगों की जो चिंताएं हैं और जो इस कार्यक्रम की सीमाएं हैं उस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जी। एक तो देखिए, जब हम कहते हैं कि 50,000 जल संरचनाएं बन गई है, तो इस डेटा की सत्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। और इसको सुनिश्चित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश को एक बड़े स्तर पे स्थापित करने वाला है, एक बड़े मॉडल के रूप में मध्य प्रदेश को देखा जाने वाला है। तो ये जब राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात होगी, तो इस डेटा की सत्यता और पारदर्शिता बहुत मायने रखेगी। हमारे कह देना अच्छी बात है, लेकिन इस डेटा की सत्यता होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? देखिए, वो होगी थर्ड पार्टी ऑडिट से। एक थर्ड पार्टी ऑडिट करना जरूरी है कि भाई हमारी 50,000 जल संरचनाएं है, और वो थर्ड पार्टी ऑडिट क्या करेगा? वो इसको जियो टैगिंग करेगा, वो इसका सीमांकन करेगा, इसका एरिया नापेगा और एक रिपोर्ट सरकार को देगा कि ये हाँ 50,000 जल संरचनाएं हैं जो हमने बनाई है, या इससे भी ज्यादा हमने मतलब समुदाय ने बनाई है, सरकार ने बनाई। दूसरा जो इसकी सीमा है इस कार्यक्रम की, उसमें पुनर्जीवित करना जब हम बोलते हैं किसी कुएं को या जल स्रोत को, तो उसकी परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। पुनर्जीवित करने को कई बार ये मान लिया जाता है कि, और वो तकनीकी ज्ञान के अभाव में होता है, कि हमने कुएं को साफ कर दिया, उसकी गाद निकाल दी, उसको थोड़ा गहरा कर दिया, उसकी मुंडेर बना दी, तो ये पुनर्जीवन हो गया। लेकिन हम हाइड्रोलॉजिकल एंगल से देखें तो क्या हाइड्रोलॉजिकली वो सफल हुआ है उसका पुनर्जीवन? क्या उसमें जो गांव की सामान्य भाषा में हम बात करें तो क्या उसमें आओ आना, जो गांव की जो झीर होती है पानी की, गांव की भाषा में, क्या पानी की झीर आना वापस शुरू हो गई है? क्या उसमें आओ आना शुरू हो गई है? तो ये बहुत जरूरी है देखना कि ये हम इस डेटा को भी वैलिडेट करें।
दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, समुदाय भी बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है, लेकिन कई बार अति उत्साह में भी, जल्दबाजी में भी बहुत सारी चीजें अनदेखी रह जाती हैं, वो अनदेखियां भारी पड़ती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल भी सरकार को बिल्कुल इसमें देखना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ऐसे कार्यक्रमों में जो बड़ी जल संरचनाएं बनती हैं, वो अल्पकालिक रह जाती हैं कि ठीक है, एक बारिश, दो बारिश चली और फिर वो तीसरी बारिश में वो प्रतीकात्मक रूप से वो गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो इस पे क्वालिटी कंट्रोल पे भी बहुत ज्यादा जरूरी हमको होना होगा। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार का खुद का जो भुवन प्लेटफॉर्म है, और ये बहुत जरूरी बात मैं बता रहा हूँ सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास खुद के पास एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो उनके पास में भुवन का डेटाबेस है, और वो भुवन हमारा एक नेशनल सैटेलाइट इमेजिंग का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो क्या इन इन सब संरचनाओं को हमने भुवन पे मैप किया है? क्या हमने वाटरशेड के में इसको प्लॉट कर दिया है कि हमने इस वाटरशेड में इतनी संरचनाएं बनी है? ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वाटरशेड लेवल पे इसकी मैपिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमको मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड बनाना होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे इसकी पहचान बनेगी, तो हमको ये डेटा भी देना जरूरी है कि हमने वाटरशेड प्लानिंग में कितना अच्छा काम किया, हमारी जल संरचना सारे वाटरशेड को फायदा दे रही है कि नहीं दे रही है। एक और चीज जो मुझे इसमें शायद वो तो कमी लगती है, मैंने पूरी योजना को पढ़ा है, लेकिन उसमें कैचमेंट ट्रीटमेंट की बात नहीं है। उसमें तालाब को बनाने की बात है, उसमें चेक डैम बनाने की बात है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है उसके ट्रीटमेंट की भी बात इसमें होना चाहिए। निश्चित रूप से ये अभी समय शायद बहुत कम है, 2026 है, लेकिन 2027 की जब हम प्लानिंग करेंगे तो अक्टूबर के बाद में तुरंत हमको कैचमेंट ट्रीटमेंट में लग जाना चाहिए, और ये हमारा सेकंड फेज हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जल संवर्धन मिशन जो है मिशन मोड में होना चाहिए, ये 30 जून को समाप्त नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, इसको सतत रूप से जारी रखना चाहिए। 30 जून तक हम फेज 1 कंप्लीट कर लें या फेज 2 बोल दें, इसको फेज 3 बोल दें, जो भी फेज बोले, लेकिन इसके बाद में हमको कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, और ठीक है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक और चीज मैं खाली बता दूं बस, कि जी। भूजल स्तर पे जो प्रभाव है उसके लिए मैपिंग के लिए हमारे पास में पीजोमीटर होते हैं। मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट ने, जो कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है यहाँ पे, लेकिन मैं खेद के साथ कहता हूं कि पीजोमीटर हमारे मध्य प्रदेश के बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो हमको भूजल स्तर का उतना अच्छा डेटा नहीं मिल पाता है राज्य सरकार के स्टेट से जितना मिलना चाहिए, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। भूजल स्तर पे हम ठीक है, नाप सकें तो वाकई में। सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंच गई है। लास्ट कमेंट में सतीश शोभन जी का मैं ले लेता हूं। सतीश शोभन जी, सरकार लगातार गारंटी दे रही है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों को स्थापित करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। लैंड हमारे पास है, खनिज हमारे पास है, पानी का संरक्षण अगर हो जाएगा, चूंकि उद्योगों में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अगर पानी भी हमारे पास होगा तो बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी। क्योंकि सरकार तो यह भी दावा कर रही है कि लोग आएं, उद्योग लगाएं, हमारी तरफ से जो सहूलियत, जो सुविधा हो सकेगी हम देंगे। अब सरकार जब ये जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, तो आपसे भी मैं इम्पैक्ट के बारे में ही बात करूंगा। जैसा कि सुधींद्र जी ने बताया, तो सरकार के इस अभियान के इम्पैक्ट को आपके चश्मे से देखते हैं सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पानी रहेगा तो उद्योग भी आएगा, और हमारे उद्योग के साथ साथ में हमारा जो किसानी है वो भी बहुत बड़ी उद्योग है। अगर वैसा देखा जाए तो 47% स्टेट जीडीपी हमारा खेती से आता है, मध्य प्रदेश का खेती है, और मध्य प्रदेश खेती में बहुत अच्छे हैं। खेती के साथ में उद्योग और जुड़ जाएगा तो और अच्छा है। हालांकि उद्योग में उस तरह का देखें तो सिर्फ ग्राउंड वाटर का 2% ही पानी यूज होता है, हालांकि वो कम कम जगह पर लगता है, लेकिन पानी बहुत जरूरत है। और पानी के साथ ही मुझे बस एक चीज मुझे लग रहा था, ये दोनों के लिए काम है, खेती भी और आपका उद्योग भी। खाली उद्योग करेंगे तो खेती छूट ना जाए, और क्योंकि लार्जर जीडीपी जो स्टेट जीडीपी है वो आपका एग्रीकल्चर से आता है, खेती से, और 75% किसान जो है वो स्मॉल और मार्जिनल किसान है। तो उनके लिए हमको वो हित में भी देखना पड़ेगा कि उनका हित कहाँ है, किसान का हित कहाँ है। उसमें एक बात कह के मैं थोड़ा उसको विराम दूंगा। मुझे लग रहा था, जहां सुधीन सर भी हैं, तो मुझे लग रहा है सर, जहां हमारे पास में ग्राउंड वाटर का कमी है, जहां हम लग रहा था कि ये सेमी क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, इस तरह का एरिया को क्या ये सारा जगह का हम कहेंगे कि हम चाह रहे हैं कि विविधता बढ़े या कम पानी वाला खेती हो, लेकिन इसके साथ साथ में किसानों का हित भी थोड़ा देखें कि वो अगर इसमें कम उपजाऊ होगा या उनका आमदनी कम होगा, क्या इतना कॉन्सेंट्रेटेड 91 ब्लॉक ही आ रहा है हमारा टोटल मध्य प्रदेश का, अगर देखें इससे जहां क्रिटिकल पानी को है, तो वो 91 ब्लॉक को अगर हम
मतलब डेडिकेटेड या टारगेटेड एमएसपी दें या कोई और इंसेंटिव दें, तो फिर हम जो चाहते हैं उस प्रकार का किसानी होगा वहां। और हम चाहेंगे कि कुछ और हटके करेगा, और पानी अगर मान लीजिए कहीं 10 क्विंटल खेती हो रहा था, कोई और क्रॉप में वहां आमदनी कम होगा, तो अगर लेकिन एमएसपी अगर बढ़ेगा टारगेट, तो वो एक हो सकता है। दूसरा एक पॉइंट मुझे लग रहा था, जितना सारा जल संवर्धन में सारा काम हो रहा है, अगर उसको हम ग्राम सभा, ग्राम मतलब पंचायत एसेट रजिस्टर में उसको मेंटेन करें, तो हमको ये डाटा हमेशा रहेगा और ऑनलाइन भी इसको और ये हम डाटा अपडेट आने कर वाले सकते समय हैं। में काफी ज्यादा काम आएगा, और न सिर्फ काफी मध्य ज्यादा। प्रदेश के, बाकी स्टेट के लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया सत्य शोभन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और परिचर्चा में शामिल होने के लिए। आज हम बात कर रहे थे सरकार के प्रयास की। सरकार अब जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए जल को संचय करने के लिए और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान चला रही है, और यह अभियान काफी ज्यादा सफल हो रहा है। सफलता का पैमाना यह है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यही इसकी सफलता की पहली सीढ़ी है। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।